हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड। आज हम बात करने वाले हिंदी लोक भारती जो 10th का मन है, चौथा जो लेसन है या फिर जो भी पोएम है मन यानी जो अंदर से हमारा मन क्या कहता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो और इसके लेखक है वो है विकास परिहार जी। उनका परिचय हम देख लेते हैं कि उनका परिचय किस प्रकार है। उनका जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका परिचय इस प्रकार है। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े थे। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों में भी जुड़े हुए हैं। यानी वो एक लेखक ना होते हुए भी वह जो हमारी वायुसेना है, जो तीनों सशस्त्र सेनाएं हैं, उसमें जो वायुसेना है उसमें उन्होंने अपनी सेवाएं 6 साल तक दी और जो हमारे देश है उसके लिए वह सेवारत थे। उसके बाद पद्य संबंधी यानी इसमें क्या जो ये लिखी हुई जो 3-3 लाइन की जो एक पद्य है उसे क्या कहते हैं ये हम देखने वाले हैं। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। यानी जो 3-3 लाइन की जो एक पंक्ति होती है उसे हाइकू कहा जाता है और ये जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है, यानी उसके हिसाब से लिखी गई है और ये विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5 दशकों से हिंदी साहित्य में हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया जाता है और हाइकू कविता 5+7+5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। और प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। यानी उनके साथ जो घटनाएं घटी थी उनके पूरे जीवन में उसके बारे में उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, यानी हाइकू के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। चौथा लेसन मन, ये एक पूरक पाठ है। अभी हम इनका जो 3-3 लाइन का जो पोएम है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। इसमें जो पोएट है विकास परिहार जी वो क्या कहना चाहते हैं, जब चारों ओर जब घना अंधकार हो जाता है उस समय प्रकाश की एक किरण भी अमूल्य सी जान पड़ती है। यानी जब हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आने लगती है, अगर उस समय हमें थोड़ी सी भी मदद मिल जाए तो वो हमारे लिए एक जो जीवन होता है उससे कम नहीं होता है। इसीलिए इसमें लाइफ प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लेन किया है, लाइफ को लेके। यानी जिस तरह हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, अगर उस प्रॉब्लम का हमें छोटा सा भी एक अंश प्राप्त हो जाए, यानी छोटा सा भी सोल्यूशन मिलने की राह में मिल जाए, तो हम अपने जीवन को सार्थक समझते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम उस मुश्किल से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, ये भी एक जीवन के ऊपर ही है। यानी जो हम अपने जीवन को किस तरह जीते हैं और हम अपने जीवन में अगर कोई भी कार्य करते हैं तो आजकल तो ऐसा हो गया है कि पहले आदमी ये सोचता है कि हमें उससे क्या प्राप्त होगा और हमें उससे लाभ होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में पहले आदमी सोचता है, उसके बाद वो कार्य करने की सोचता है। तो इसमें वही है जो कवि कहते हैं कि पहले तुम कार्य करो, फल की चिंता मत करो। यदि तुमने अच्छा कार्य किया है तो फल अवश्य ही मिलेगा। इसीलिए जो कार्य करते हो उसको पूरे सच्चे मन से करना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा अगर कार्य बेहतर है तो तुम्हें फल पाने से कोई नहीं रोक सकता, यही कवि का कहना है। आगे है, जीवन नया मझधार में डोले संभाले कौन। अभी इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे कि इसमें कवि कहते हैं कि जो हमारा जीवन है वो एक नाव के समान है। जिस प्रकार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें इनसे हार नहीं मानना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। हमें खुद ही हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा उनका मानना है कि हमें कभी किसी परिस्थिति से हार नहीं मानकर उसका डटकर सामना करना चाहिए। आगे है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कवि इसमें कहते हैं जिस प्रकार फागुन का जो त्योहार होता है, जो माह होता है, अपने साथ रंग बिरंगे वाला त्योहार होली लेकर आता है। चारों तरफ एक नई ऊर्जा का संचार होता है
और उसी प्रकार हमें भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए और लोगों के जीवन में नए नए रंग भरते रहना चाहिए। आगे है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। जिस प्रकार आपने देखा होगा एक जो गुलाब का फूल होता है वो कांटों के बीच भी सुगंधित होता है और जो अपनी चमक है वह नहीं खोता, उसी प्रकार आपको भी बुराइयों के साथ रहकर अपनी जो अच्छाई है उसे नहीं खोना है और आपको अच्छेपन के साथ ही जीना है और आगे सतत बढ़ते रहना है। जो अपनी अंदर की जो अच्छाई है उसे लोगों में बिखरना है, न कि अपने अंदर बुराई समाविष्ट करना है। भीतर कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। अभी इसमें कवि कहते हैं जो जीवन का हिस्सा हार और जीत दोनों होते हैं, इसीलिए जीवन में दोनों को स्वीकार करना चाहिए। हार से पीछे नहीं हटना चाहिए तथा हमेशा उसके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए कि हम किस प्रकार जीत सकते हैं और जो हमारा हार है उसे जीत में किस तरह तब्दील कर सकते हैं। इसके लिए हमेशा हमें प्रयासरत होना चाहिए और सफलता हमें अवश्य प्राप्त होगी अगर हम प्रयास करते रहे तो। खारे जल से घुल गए विषाद मन पावन। यानी इसमें कवि क्या कहते हैं कि एक बार यदि व्यक्ति गलतियों से सीख ले तो उसे नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यानी अगर एक बार आदमी अगर कोई बुराई कर दे, अगर उससे वह सीख ले कि मुझे यह बुराई वापस नहीं करनी है, तो वह जिंदगी में हमेशा सफल रहेगा। वह फिर आगे नेक्स्ट टाइम से कभी गलत कार्य नहीं करेगा और वह हमेशा तरक्की की राह पर चलेगा, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना हे जीजी विषा। अभी इसमें जो कवि है वो क्या कहना चाहते हैं, यदि व्यक्ति यह समझकर प्रयास न करे कि यह मेरे से नहीं होगा, यानी कभी कभी व्यक्ति कैसा होता है एक दो बार असफल होने के बाद वह सोचता है कि मैं ये कार्य कभी नहीं कर सकता, ये कार्य मेरे से आगे नहीं हो पाएगा और आदमी जो है हार कर थक जाता है। परंतु हमें जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि यदि हम एक बार असफल भी हो गए तो उस गलती से हमें सीख लेनी चाहिए और वो गलती वापस नहीं दोहराना चाहिए और आगे बढ़ते रहने के लिए हमेशा प्रयासरत होना चाहिए। आगे है, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। यानी इसमें कवि इस प्रकार से कहते हैं, यदि जो मनुष्य होता है मुझसे नहीं होगा ये कहता है, यदि एक बार वो हार मान जाता है तो कहता है कि ये कार्य है ये मैं वापस नहीं कर पाऊंगा और ये कार्य मेरे लिए नहीं बना है क्योंकि मैं इसमें बार बार असफल हो रहा हूँ और वो हार कर थक जाता है। उसके जीवन की सबसे बड़ी यही पीड़ा होती है कि वो आगे प्रयास नहीं करना चाहता और हार मान लेता है। वह व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, बस वह हर जगह बारिश के बादलों की तरह रोता ही रहता है। यानी वो जहाँ पे भी जाता है न कि अपनी गलती स्वीकार करने के और ना कि उन गलतियों को सुधारने के, वह रोता रहता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरा नसीब ही अच्छा नहीं है, मैं आगे ये कार्य नहीं कर सकता, मुझसे कोई भी कार्य ढंग से नहीं होता, इसीलिए व्यक्ति सफल भी नहीं होता। इसीलिए आपको रोना छोड़कर आगे बढ़ने के लिए आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोचकर आगे बढ़ना चाहिए और जो गलतियां हो गई है उन्हें भूलकर जो गलती वापस वैसी गलती ना दोहराए, इसके लिए हमेशा प्रयासरत होना चाहिए। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। अभी इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि आपने जो पटरियां होती है रेलगाड़ी की, आप देख सकते हैं कि दोनों एक साथ चलती है परंतु कभी भी मेल नहीं खाती। इसी प्रकार अच्छाई और बुराई भी हमारे साथ एक साथ चलती है परंतु ये कभी मेल नहीं खाती। उसी प्रकार यदि अगर कोई इंसान है वह अगर अपने मन में ठान ले कि मैं अच्छा व्यक्ति बन के रहूँगा और यदि कोई बुरा व्यक्ति ठान ले कि मैं कभी अच्छा व्यक्ति नहीं बनूंगा, तो वो दोनों अपनी अपनी राह पर ही चलते हैं। कभी अच्छा आदमी बुरा बनने की सोच नहीं रखता और जो बुरा व्यक्ति है अच्छा बनने के लिए कभी प्रयासरत नहीं होता। इसीलिए इसमें कवि कहते हैं कि जिस दिन से हमने मेहनत करना और स्टार्ट कर दिया उस दिन से सफलता जो है हमारे कदम चूमेगी। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी नहीं। इसीलिए कभी कहते हैं कि साथ साथ चलकर यानी कभी असफल सफल ये दोनों हमारे जीवन का हिस्सा है। इसीलिए इन दोनों से निराश न होकर दोनों के लिए प्रयासरत होना चाहिए। आगे है,
सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। इसमें कवि कहते हैं जिस प्रकार आकाश की जो सुंदरता होती है वह बादलों की जो बादल है उससे छुप जाती है, जो उसके तारे हैं, जो उसकी चमक है, जो चंद्रमा की लालट है वह आसमान के तले छुप जाती है। फिर भी जो तारे हैं, जो चंद्रमा है, कभी आस नहीं खोता, वह मुसीबत के हटने का यानी बादलों के हटने का इंतजार करता है। उसी प्रकार यदि जीवन में मुश्किलें आती है तो उस मुश्किलों को हटने का या फिर हटाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अपना रास्ता ही बदल देना चाहिए कि हमारे ऊपर जो मुसीबत आ गई हम उसका कभी सामना नहीं कर सकते। हमें ऐसा सोचकर चलना चाहिए कि हम हर मुसीबत का सामना डटकर कर सकते हैं और उससे आगे बढ़ भी सकते हैं। आगे है, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। अभी इस पंक्ति में कवि कहते हैं जिस प्रकार से हम मेहनत करते हैं उसी प्रकार से हमें फल भी प्राप्त होता है। हम अपना कर्म करते हैं उसी प्रकार हमें सफलता भी प्राप्त होती है और उसी को आगे याद भी रखा जाता है। यानी अगर आप जो सफल या फिर आप ऐसा कोई अच्छा कार्य करोगे समाज में तो लोग उसी को याद करेंगे, ना कि बुराई को आपको याद करेंगे और आपकी सराहना करेंगे। इसीलिए आपको अपने जीवन में ऐसे अनेक कार्य करने चाहिए जिससे लोग आपको याद रखें, ना कि ऐसे बुरे कार्य जिससे लोग आपको हेट करें या आपसे घृणा करें। इसीलिए कवि कहते हैं कि हमें जीवन में अच्छे कार्यों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आगे है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। यानी जिस प्रकार इसमें एक मछली का उदाहरण दिया है और एक समुद्र का उदाहरण दिया है कि मछली इतने बड़े विशाल सागर में इतना सारा जो पानी होता है, जल होता है, उसके भीतर रहती है, परंतु जो उसकी प्यास है वह कभी नहीं मिटती। वह सतत पानी पीते रहती है, छानती रहती है और अपनी प्यास मिटाने का प्रयत्न करती है, फिर भी वह अपनी प्यास को नहीं मिटा पाती। उसी प्रकार यदि एक बार आदमी अगर लालच में फंस जाए, यदि आदमी को किसी चीज़ की लालच लग जाए तो वो आदमी उस लालच से कभी निकल नहीं सकता कि मैं कभी वो आदमी नहीं सोच सकता कि मैं दूसरों का भला करूं। वो हमेशा सोचेगा कि मैं अपना भला किस तरह कर सकता हूं, मैं दूसरों से पैसे किस प्रकार ऐड सकता हूं या जो ये अपने पैसे दूसरों को किस प्रकार से नहीं दे सकता, इसके बारे में ही वो सोचते रहेगा, ना कि दूसरों का भला हो इसके बारे में वह कभी नहीं सोचेगा। इसीलिए इसमें कहा गया है कि सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रहती है। यानी एक बार यदि आदमी लोभी हो गया तो वो हमेशा के लिए लोभी ही रहता है, कभी सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर नहीं चलता। आगे इसमें कुछ शब्द संसार दिए हैं, यानी शब्दों के अर्थ। मझधार ये स्त्रीलिंग शब्द है। नदी के प्रवाह का मध्य भाग यानी जो बीच का भाग होता है उसे मझधार कहा जाता है। कुंठा ये भी स्त्रीलिंग है। शोर निराशा, घोर निराशा। विषाद उसका अर्थ है अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। आगे है जीविविषा स्त्री, स्त्रीलिंग, इसका अर्थ है जीवन के प्रति आसक्ति, जीने की इच्छा। ओट ये स्त्रीलिंग है और इसका अर्थ है आड़। आपको अगर कविता अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है या मन में डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।